आपका नाम एक बिहार में सबसे चर्चित नेता के साथ जुड़ता है जिनका नाम प्रशांत किशोर है। हम तो दो चीज़ इसमें जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर या पीके से किस तरह आपका जुड़ाव हुआ, संगठन विस्तार में आपका क्या योगदान था। दूसरा कि क्या आपको लगता है कि किसी तरह की उनकी राजनीतिक समझ की कमी रही। बिहार में 40-50 साल से एक तरह से एक चक्रव्यूह बनाया गया है गरीबी और अशिक्षा का। अगर मोदी जी भी आ जाएं वहाँ पे तो एट मैक्सिमम वहाँ के लोग मोदी जी के साथ सेल्फी खींचेंगे, उनको मोदी जी से और कुछ चाहिए नहीं। चाहिए। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या रहा? बिहार में व्यवस्था को इतना खोखला कर दिया गया कि छोटा से बड़ा नेता सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके जैसे ही बाहर निकलता है उसके पीछे 10 लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जिनसे हम ये बदलाव की अपेक्षा करते हैं वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ये माहौल बदले। नमस्कार, केबी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोहतास जिले के तिलोथू गांव में बैठे हुए हैं और इस गांव में एक अमेरिका विदेश से पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के बाद एक लौटे हुए शख्स हमारे सामने हैं। मोहित सिन्हा उनका नाम है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रोहतास जिले के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो एक घटना लोगों को बहुत बार याद आती है जो नक्सलियों की पहली वारदात मानी जाती है। मोहित मधुर सिन्हा जी के बेटे हैं जो दिग्गज राजनेता थे और पहली जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी रोहतास जिले के इतिहास में उनकी हत्या हो गई थी। मोहित जब इस घटना का जिक्र करते हैं तो बताते हैं कि उनकी उम्र 6 साल की थी और बड़े मुश्किल से उनको बचाते हुए लोग उनको वापस तिलोथू लेकर आए। उसके बाद मोहित ने आगे की पढ़ाई जमशेदपुर में की, दक्षिण भारत में की, सेंट स्टीफेंस में पढ़ाई की, हार्वर्ड में पढ़ाई की और विदेश में रहने के बाद मातृभूमि की सेवा करने के लिए रोहतास जिले के तिलोथू वापस पहुंचे हुए हैं। देश के बड़े राजनीतिकों के साथ लंबे समय तक पॉलिसी मेकिंग में काम करने का मोहित का अपना अनुभव रहा है। प्रशांत किशोर ने जब जनसुराज की शुरुआत का बीड़ा उठाया तो मोहित उनके साथ थे। संगठन विस्तार में भी उनका बड़ा योगदान रहा। राजनीति के संबंध में मोहित के अपने अलग और प्रासंगिक विचार हैं जिसमें वे रोजगार सृजन, यूपीएससी के अभ्यर्थियों के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के माध्यम से बेरोजगारी के साथ साथ ट्रेन रोकने की बात भी कर रहे हैं। आइए बातचीत कर जानते हैं उनके विचार और बिहार के विजन के बारे में। स्वागत है मोहित हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा कि आप आए और हमसे बात किया। मोहित, सासाराम विधानसभा रोहतास जिले के विकास के संदर्भ में अगर बात करें तो इसको किस तरह से हम एक प्रॉपर चैनल वे में ला सकते हैं? गोविंद भाई, जैसे आपने कहा, हमारा जो अनुभव रहा है और जो हमारी क्षमता है वो मूल रूप से शिक्षा में रही। हम 20 साल से अध्यापक भी रहे हैं तो बहुत जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है हमारी वो एजुकेशन पे निर्धारित है। हम चाहेंगे कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल फोकस्ड वे में हम लोग 3 सेक्टर्स पे हम लोग फोकस करें सासाराम विधानसभा क्षेत्र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शिक्षा पे, दूसरा कृषि और तीसरा शिक्षा और कृषि के मिश्रण से एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे लोग नौकरी के पीछे ना जाए लेकिन ऐसी काबिलियत यहाँ पे हम लोग बनाएं, ऐसी क्षमता हम लोग यहाँ पे बनाएं कि यहाँ के बच्चे यहाँ पे ही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनाएं जिसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को और रोजगार मिले। स्थानीय स्तर पे युवाओं को किस तरह का रोजगार मिल सकता है? जी, जैसे आपने जिक्र किया, सबसे पहले आप देखेंगे कि हर साल बिहार से सैकड़ों बच्चे बाहर दिल्ली जाकर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। 5 साल, 7 साल, 8 साल ऑन एवरेज उनकी तैयारी होती है। आपको भी पता है, आपके दर्शकों को भी पता है कि यूपीएससी का सक्सेस रेट अबाउट 1% है। मतलब 100 लोगों में से एक को यूपीएससी की सफलता मिलती है। समटाइम्स द थिंग इज इवन इट इज़ एक्चुअली समटाइम्स 0.01%, 1000 लोगों में एक। अगर आप सब नौकरियां आप मिला लें, यूपीएससी की, स्टेट सर्विसेज की, पीएसयूज की, पब्लिक बैंक्स की, तो ये सब भी मिला करके 100 लोगों में से एट मैक्सिमम 7 या 8 बच्चों को ये नौकरी मिलती है। जो ये बैलेंस 90-92 बच्चे हैं जिन्होंने 7-8 साल बहुत ही मुश्किल में मजबूती से, ईमानदारी से, मेहनत से तैयारी की और उन्होंने शायद किसी ने पीटी तक पहुँचे, कोई मेंस तक पहुँचा, लेकिन बाय सम स्ट्रोक ऑफ मिसफॉर्च्यून उनको ये नौकरी नहीं मिल पाई। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग दिल्ली में वापस रह जाते हैं, जहाँ जिस कोचिंग सेंटर में उन्होंने पढ़ाई की वहाँ पे वो अध्यापक बन जाते हैं।
या दिल्ली मेट्रो या इंश्योरेंस या कोई प्राइवेट सेक्टर मॉल वॉल में उनकी नौकरी होती है। इस नौकरी में उनको 40,000, 45,000, 50,000 रुपये मिलते हैं। 50,000 रुपये में उनका 15,000 से 18,000 रेंट में चला जाता है, 10-12,000 महीने के राशन में चला जाता है, तो पॉकेट में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। हम लोग एक यहाँ पे ऐसी नीति क्यों नहीं ला सकते जिसमें ऐसे बच्चे जिनके पास एक यूपीएससी का हॉल टिकट हो, ये बच्चे मेंस की एग्ज़ाम इन्होंने मेंस का एग्ज़ाम इन्होंने दे दिया है या इवन पीटी का एग्ज़ाम इन्होंने दे दिया है, इसी प्रमाण पे इन बच्चों को वापस बिहार लाया जाए और यहाँ पे इनको सरकारी शिक्षक नियुक्त किया जाए। बिहार में सरकारी शिक्षक को 1,20,000 से 1,60,000 रुपये मिलते हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं उनकी गुणवत्ता शिक्षा और बेहतर हुई है और उनके वापस आने से एक तो वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे और जिस अपने घर जहाँ जो आपको अपने माता पिता बूढ़े दादा दादी को छोड़ करके मुश्किल परिस्थिति में दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता में रह रहे हैं, वो वापस अपने घर में रहें और उनके वहाँ रहने से एक माहौल में भी परिवर्तन आएगा। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्होंने 7-8 साल मेहनत की है, इनको देख करके जो स्थानीय बच्चे हैं वो भी प्रभावित होंगे, उनके ऊपर भी एक मोटिवेशन होगा। तो एक तो ये मुख्य इशू हम देख सकते हैं। दूसरा, सासाराम को हम लोग एक एजुकेशनल हब बना सकते हैं। जैसे एक समय में कोटा चर्चित हो गया था पूरे देश में, थोड़ी गलत चर्चा भी हुई, लेकिन एंड ऑफ द डे एक चर्चित शिक्षा का केंद्र बिंदु बन गया था कोटा। उससे बेहतर संसाधन हमारे पास सासाराम में है। सासाराम कोटा से बेहतर कनेक्टेड है। जितने बच्चे बिहार से जा रहे हैं राजस्थान में पढ़ने के लिए, उससे वही बिहार में रह करके पढ़ें। जो कोटा में पढ़ा रहे हैं वो भी बिहारी के बच्चे हैं। हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हम लोग NH2 पे बैठे हुए हैं। रेल कनेक्टिविटी कलकत्ता से पंजाब जो मुख्य ट्रेन जाती हैं वो सासाराम होकर जाती है। बनारस एयरपोर्ट 3 घंटा दूर है, गया एयरपोर्ट 3 घंटा दूर है, पटना एयरपोर्ट 3 घंटा दूर है। तो सासाराम को एक बहुत इट कैन बिकम इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशन हब। तीसरा हम बात करते हैं कृषि की। बिहार और स्पेसिफिकली रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन, चावल का उत्पाद हमारे क्षेत्र में होता है। पर एकड़ हम लोग का उत्पाद पंजाब से भी ऊपर है। ये एक तरह से कृषि प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे मुनाफे की खेती नहीं होती है। यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पे एक जैसे पूसा इंस्टीट्यूट बना है दिल्ली में एग्रीकल्चर के लिए, एक देश का प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जिससे किसानों को आधुनिक शिक्षा दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, बोथ कैश क्रॉप्स के लिए भी और फूड क्रॉप्स के लिए। और इससे रिलेटेड जो हमने बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप का, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग तो यहाँ पे हम लोग शायद सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे शायद हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छे से चल सकती है। वहाँ एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए हमारे पास सब संसाधन यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर है हमारे पास, कनेक्टिविटी है और जैसे हमने पहले कहा बहुत उपजाऊ ज़मीन है और मेहनती किसान। तो इन तीनों का मिश्रण करके बिहार के पिछड़पन का कारण क्या रहा? देखिए, आई थिंक इसमें ऐसा एक या दो कोई कारण तो है नहीं, बहुत सारे कारण हैं। जितना हमको समझ में आया है, बहुत समय तक बिहार में एक ऑपरेशन ज़रूर रहा। हमारे जैसे परिवारों के ऊपर एक उनका एक छवि भी बन गई थी और जो हम खुल के आपके दर्शकों को बोल सकते हैं कि उसमें एक सच्चाई भी थी कि एक क्लास था, एक एलीट क्लास था जो और लोगों को प्रताड़ित करके उनको दबा करके उनके ऊपर राज करता था। इसके खिलाफ एक समाजवाद का क्रांति हुआ, होना भी चाहिए, लेकिन ये समाजवाद की क्रांति कहीं ना कहीं अपनी दिशा दशा को से हट के गुमराह हो गई। आप अगर देखेंगे कोई भी सफल समाजवाद क्षेत्र में जो सबसे बेहतर अस्पताल होने चाहिए वो सरकारी अस्पताल होने चाहिए, जो सबसे बेहतर स्कूल होने चाहिए वो सरकारी स्कूल होने चाहिए, लेकिन बिहार में ये विपरीत फंक्शन हो गया है मेरे हिसाब से। और देखिए, हम राजनीति में तो आ गए हैं, लेकिन मूल रूप से हम अध्यापक हैं, तो हम खुल के बात करते हैं। बिहार में 40-50 साल से एक तरह से चक्रव्यूह
बनाया गया है गरीबी और अशिक्षा का। अगर आप शाहबाद का ही आप इतिहास देखते हैं, हमारे क्षेत्र का डिहरी, रोहतास, सासाराम का क्षेत्र आप देखते हैं, 1940, 50 और 60 के दशक में यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री, डालमिया नगर चल रहा था, BPCL चल रहा था, अल्मोड़ा चल रहा था, बौलिया चल रहा था। उस समय 1940, 50 और 60 में जब ये सब इंडस्ट्रीज यहाँ पे थी, उसके तुलना में गुड़गांव में, हैदराबाद में, बैंगलोर में 1940, 50 और 60 में कुछ नहीं। अगर ये इंडस्ट्रीज निरंतर आज के समय तक चलते रहते तो आज जो हमारे बच्चे पलायन करके बाहर काम करते हैं, ये उसका उल्टा रहता है। बाहर के बच्चे यहाँ पे आते हैं काम करने। हमारे समाज के नेताओं ने ये बात समझी कि अगर उनके पीछे लोग को खड़ा होना है तो आपको उन लोगों को उनके नेताओं के ऊपर निर्भर करना है। आप कैसे इनको निर्भर कर सकते हैं? आप इनको अशिक्षित रखिए और आप इनको गरीब रखिए, बेरोजगार रखिए। हम बार बार ये उदाहरण देते हैं और जो आपके व्यूअर्स हैं जो गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर में बैठ के देख रहे हैं, उनको भी पता है कि जो 27, 28, 29 साल का लड़का गुड़गांव में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उसको महीने का 1,20,000 रुपये की नौकरी मिलती है, एक बड़े से टावर में रहता है। वहाँ पे जब बिजली कटती है तो पावर बैकअप हो जाता है। जब पानी का अभाव होता है, आप वाटर टैंकर खरीद लेते हैं। बच्चे आपके बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई परिवार में परिवारजन आपका बीमार हो गया तो बेहतर से बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा है। तो वहाँ ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर मोदी जी भी आ जाएं वहाँ पे, तो एट मैक्सिमम वहाँ के लोग मोदी जी के साथ सेल्फी खींचेंगे। उनको मोदी जी से और कुछ चाहिए नहीं। चाहिए बिहार में व्यवस्था को इतना खोखला कर दिया गया कि छोटा से बड़ा नेता सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके जैसे ही बाहर निकलता है, उसके पीछे 10 लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भैया राशन कार्ड बना दीजिए, BPL कार्ड बना दीजिए, आवेदन करवा दीजिए। और नेता को भी यही चाहिए। जितना हम लोग बिहार की जनता सोचती है कि इस नेता को बदलने से एक नई व्यवस्था होगी जिससे और लोग आगे बढ़ेंगे, विकसित होंगे, ये गलत सोच है। क्योंकि जिनसे हम ये बदलाव की अपेक्षा करते हैं वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ये माहौल बदले। क्योंकि जहाँ लोग सक्षम हो जाएं, जहाँ लोगों के पास पैसा आ जाए, जहाँ वो लोग समाज में मजबूत हो जाएं, तो फिर उन नेता की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो बिहार में बहुत जाति की बात की जाती है, बोला जाता है कि जातियों के बीच में बहुत तनाव रहता है या हमारी राजनीति जाति आधारित है। उसमें भी कुछ सच है, लेकिन मूल चीज़ यही है कि पिछले 30-40 सालों में एक चक्रव्यूह बनाया गया है, एक कॉन्स्पिरेसी की गई है कि शिक्षा की व्यवस्था को आपने एकदम ध्वस्त खोखला कर दिया है। और जब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो समाज में विवेक कम होता है, समाज में क्षमता कम होती है, समाज में ऊर्जा कम होती है। तो लोग निर्भर होंगे ही नेताओं के ऊपर। ये चीज़ हम लोग को बदलना है। जहाँ हम लोग ने देखिए, रोड खराब हुआ उसको आप बेहतर रोड बना सकते हैं, पुल खराब हुआ, गिर गया, आप नया पुल बना सकते हैं, भवन का निर्माण हुआ, वो रह गया, आप नया भवन बना सकते हैं। लेकिन जो पीढ़ी अशिक्षित होकर के या कमज़ोर शिक्षा लेकर के बाहर निकल गई, स्कूल से ग्रेजुएट हो गई, वो आजीवन शिक्षित लोगों से 2 कदम पीछे है। तो फोकस आई थिंक जो आपने सवाल कहा इसके 10 और जवाब हो सकते हैं और सबके कुछ ना कुछ सच्चाई मेरे दृष्टिकोण से ये जो हमने शिक्षा व्यवस्था का खोखला कर दिया और यहाँ पे जो समाजवाद के नाम पे लोग इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया और रोजगार को बंद कर दिया और सरकार ही एक माध्यम बन गई जिसके आधार पे लोगों का गुजरिया जीवन यापन है, ये गलत बात है। मोहित, अगले प्रश्न पे आते हैं। जब आपके बारे में कोई जानते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपका नाम एक बिहार में सबसे चर्चित नेता के साथ जुड़ता है जिनका नाम प्रशांत किशोर है। हम तो 2 चीज़ इसमें जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर या PK से किस तरह आपका जुड़ाव हुआ, संगठन विस्तार में आपका क्या योगदान था। दूसरा कि क्या आपको लगता है कि किसी तरह की उनकी राजनीतिक समझ की कमी रही और क्या आपका प्रशांत किशोर से मोहभंग हो चुका है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर अपने स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल हो, जो व्यक्ति हो, जो अपना काम छोड़ करके समाज में जनता के प्रति कुछ काम, जनता के हित में कुछ काम करना चाहता है,
हम उन सब का हम सम्मान करते हैं, चाहे वो राजद के नेता हों, चाहे वो लोजपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी के नेता हों, चाहे वो प्रशांत किशोर, कि आपने एक चॉइस लिया कि अपना एक प्रोफेशनल जो ज़िंदगी थी उसको छोड़ करके आप जनता के समक्ष आए। तो इन सब का सबसे पॉइंट वन, इन सब की ओर मेरा सम्मान, उनके तरफ मेरा उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रशांत किशोर से हमारी भेंट मुलाकात 2021 या 22 में हुई। उस समय हम बिहार से बाहर ही रहते थे और हमारी हमेशा एक तरह से दिली आशा रही थी कि हम वापस बिहार आए और कुछ सकारात्मक काम करें। उस समय प्रशांत जो बात कर रहे थे कि बिहार में शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज लगाना, जो जाति और धर्म की राजनीति के ऊपर था, वो बात हमको अच्छी लगी। उन्होंने एक जनस्वराज पदयात्रा की। इससे मेरा भी एक सेल्फिश रीज़न था कि अभी जैसे आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, हम जब बिहार के बाहर रहते थे और लोगों से हम बातचीत करते थे तो 5-10 मिनट बात करने के बाद जब लोगों को पता चलता था कि हम बिहार से हैं तो बहुत आश्चर्य दिखाते थे, अरे यू डोंट साउंड बिहारी। और जब हम बिहार आते थे और लोगों से बात करते थे जो हमसे परिचित नहीं थे, जब हम उनसे बात करते थे तो उनको लगता था कि हम बिहार से नहीं। जैसे भोजपुर में कहा जाला ना हिलने के ना हमने के। तो ये पदयात्रा एक हमारे लिए माध्यम था, अपने बच्चों को हम समझे, अपने लोगों को हम समझे, अपनी संस्कृति को हम समझे। तो एक बहुत, और इसके लिए हम हमेशा प्रशांत किशोर के आभारी रहेंगे कि 8-9 महीना शिद्दत से, ईमानदारी से हम करीब 8,500 किलोमीटर का हमने पदयात्रा किया। बहुत सीखा, बहुत अनुभव किया, जो किताब से हम कभी नहीं सीख पाते, जो हम यूनिवर्सिटी से कभी नहीं सीख पाते। लेकिन देखिए, संविधान भी हमको एक अधिकार देता है। हर 5 साल इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल आपको एक स्वतंत्रता दी जाती है कि आप किसके समर्थन में हैं और किसके विरोध में। जब जनसुराज एक पार्टी बन गई, उसका ओरिएंटेशन, उसकी दशा दिशा एक अलग दिशा में निकल गई थी। हमारा जो पर्सनल व्यू पॉइंट्स है, हमारी जो अपनी सोच है, वो किसी और दिशा में थी। तो जनसुराज और प्रशांत किशोर को उनका हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी दिशा कुछ और है और हमारी दिशा कुछ और है। मोहित, आपकी प्रारंभिक और आगे की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस तरह का कार्य अनुभव अभी तक आपके प्रोफेशनल करियर में रहा है, और आप किस समझ के साथ रोहतास जिले के तिलोथू जैसे छोटे कस्बे में या एक छोटे शहर में वापस लौटते हैं? जी, जैसा हमने आपसे कहा, प्राइमरी हम एक मूल रूप से हम अध्यापक रहे हैं। हम साउथ इंडिया में एक बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल लवडेल, वहाँ पे हमने अपनी प्राथमिक पढ़ाई की, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। फिर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हमने इतिहास पढ़ा और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लीडरशिप का हमने मास्टर्स किया। माय वर्क एक्सपीरियंस, हमारी कार्यशैली है वो पब्लिक पॉलिसी और शिक्षा दोनों में है। दिल्ली और बैंगलोर में, IIM बैंगलोर में एक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी था और दिल्ली में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च है। इन दोनों के तहत हमने पब्लिक पॉलिसी, स्पेशली मिड करियर ट्रेनिंग ऑफ IAS ऑफिसर्स, लबासना में भी एक प्रोग्राम का हमने कोऑर्डिनेशन करवाया। पॉलिसी में अर्बन रिन्यूअल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन का इसमें हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद ऑलमोस्ट 15-16 साल हम देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाए, वेलम बॉयज़ और डू स्कूल, इन दोनों स्कूलों में हम इतिहास पढ़ाते थे। तो मूल रूप से एजुकेशन एंड पब्लिक पॉलिसी ये हमारा बैकग्राउंड रहा है। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस धरती में हमारे परिवार का इस धरती से 350 साल से ज़्यादा का एक निशान आता है। हमारे पूर्वज यहीं पे जिए मरे, जैसे आपने हमारे पिताजी का जिक्र किया था, वो भी 1970 के दशक में अमेरिका में रहते थे। ग्रीन कार्ड था, स्थापित बिजनेस था उनका वहाँ पे, लेकिन माटी ने उनको भी पुकारा और 1970-71 के समय वो अमेरिका छोड़ के वापस गाँव आ गए। यहाँ के लोगों के साथ जो इस परिवार की परंपरा रही है, उन्होंने उसको निभाया। कहीं ना कहीं पिता का एक प्रभाव रहता है। उनके जाने से हमारे पूरे परिवार को कष्ट हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन एक
हत्या करने के बाद भी एक संकल्प हमने तो जगह कि उनका अधूरा काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुगलों के समय से, अंग्रेजी शासक के समय से स्वतंत्रता की लड़ाई और उसके बाद जो हमारा आज़ाद भारत मिला, इन सब समय में हमारे परिवार ने बिहार और भारत के विकास में उन्होंने योगदान दिया था। हम अपना छोटा सा इसमें योगदान देना चाहते हैं। तो एक तरह से एक मेरी, आप इसको धर्म कह लीजिए या जिम्मेदारी कह लीजिए या प्रेरणा कह लीजिए, हम इसको निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, केबी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने। लवली टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच।